Yes, good morning, class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. Let's continue with our running topic, that is chapter number 5, that is all about deposits. लास्ट क्लास के अंदर सर डिपॉजिट्स का हम लोगों ने जो डेफिनेशन रीड आउट किया कि बेसिकली सर कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी, एंड नियर अबाउट 25-26 पॉइंट्स हम लोगों ने रीड आउट करे कि सर कौन कौन से ऐसी आइटम्स हैं जो डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। एंड इवन उनके सर आगे अपन नेक्स्ट ये भी रीड आउट किया कि अगर कुछ कंडीशंस का, जिन कंडीशंस के ऊपर वो बेस थे, अगर कुछ कंडीशंस का आपने प्रॉपर वे से कंप्लायंस नहीं किया, इन दैट केस इट विल बी डीम्ड एज क्या मानी जाएंगी, डिपॉजिट्स माने जाएंगे। क्लियर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल हमने करा सर, दैट इज फाइलिंग ऑफ डीपीटी 3, जो डिपॉजिट्स के लिए आपको फॉर्म नंबर 3 फाइल करना पड़ेगा। एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के हर कंपनी को डीपीटी 3 फाइल करना है विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड यूजुअली सर ये जब से चलो फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया तब से ये एनुअली हर साल आपको ये फाइल करना होगा, क्योंकि जो भी अमाउंट आपने रिसीव करी विच इज नॉट डिपॉजिट, तो आपको वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा डीपीटी 3 के अंदर कि सर हमने कौन कौन सी अमाउंट कैसे कैसे रिसीव करी। एंड इवन डीपीटी 3 अगर आप डाउनलोड करके प्रॉपर वे से फाइंड आउट करें, देखें तो उसमें यही सारे पॉइंट्स जो नियर अबाउट 26 पॉइंट्स हम लोगों ने रीड आउट करे, तो वही पॉइंट्स की डिटेल वहां पे गिवन है। तो जो जो अमाउंट आपने रिसीव करी, जिस जिस फॉर्म में करी, आपको वहां पे फिल आउट करनी होती है। क्लियर। सो आफ्टर दैट अवर न्यू टॉपिक इज, जो नेक्स्ट आगे सर हमने कंटिन्यू करना है, काफी अच्छा टॉपिक है अपने आप में, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर अभी तक तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग टू हम रीड आउट कर रहे थे कि व्हाट डिपॉजिट इज, या व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिपॉजिट्स, या व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट, वो चीज हमने अभी तक रीड आउट करी। बट नाउ अब जो हम कंसेप्ट यहां पे रीड आउट करने वाले हैं सर, दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 73 कि बेसिकली सर अगर हमने मेंबर्स से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर की स्टार्टिंग में यहां पे दो ही सेक्शंस मेन है, वन इज 73 एंड सेकंड इज 76। सर दोनों में डिपॉजिट्स को क्या किया जा रहा है जी, डिपॉजिट्स को क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। एंड देयर आर सम कंडीशंस या प्रोसीजर आपको वहां पे गिवन है, बट जो डिफरेंस है वो क्या है सर, सेक्शन 73 ये है सर मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, एंड 76 है पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। जस्ट अ मिनट सर, ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक है यहां पे, आई थिंक सो फाइल हमें दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, नहीं ओके। सो यहां पे हमारी बात चल रही थी सर, जो यहां पे 76 है बेसिकली ये है सर पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। तो कौन कौन सी कंडीशंस, क्या क्या प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सारे टॉपिक्स आप लोगों के सेक्शन 73 टू 76 के अंदर क्या होंगे, कवर अप होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि सर कंडीशंस बताएं फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। सर अगर हमारी कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस मुझे फुलफिल करनी होंगी, तो एक बार उसके बारे में रीड आउट करते हैं जी। आइए, अ कंपनी में एक्सेप्ट, पहली बात तो सर हमारी ओर से अलाउड है कि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी एग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। पहली बात सर, जो तुम्हारे बीच में टर्म्स कंडीशन एग्रीड होंगी, अपनी टर्म्स कंडीशन एग्री करो एंड मेंबर से पैसा एक्सेप्ट करो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर कंपनी के मेंबर्स तो हैं और मेंबर से ही हम क्या कर रहे हैं जी, पैसा पकड़ रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट कुछ टर्म्स कंडीशन, कुछ कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, वो फुलफिल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू दैट, जैसा मर्जी करिए। हम तो जस्ट ये कहते हैं कि सेक्शन जो आपका 73 है, 73 का कंप्लायंस होना चाहिए अगर मेंबर से डिपॉजिट आपने क्या करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं। तो सर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब सर फर्स्ट इज टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो आपको करनी पड़ेंगी एंड कुछ कंडीशंस जो आपको नीचे में बता के जा रहा। नंबर 1 इज रेजोल्यूशन। सर रेजोल्यूशन इज पास्ड इन जनरल मीटिंग, सर वहां पे एक रेजोल्यूशन आपका पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, दैट मीन्स मेंबर्स की अप्रूवल के लिए
एक रेजोल्यूशन वहां पे आपको क्या करवाना पड़ेगा, पास। बट यहां पे ये नहीं बता के गया कि ऑर्डिनरी या स्पेशल, तो वो डिपेंड करेगा, नेक्स्ट आगे आपको बता के जाएगा कि किन किन सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि लिमिट्स के अकॉर्डिंग टू कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है या क्वांटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जितनी अमाउंट कलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है या स्पेशल। क्लियर? rules, the company shall comply with such rules as may be prescribed by CG। सर ये तो काफी लंबी लिस्ट हमारे पास आएगी रूल्स की। क्लियर? तो वो रूल्स वन बाय वन हमें क्या करने पड़ेंगे, कंप्लाई करने पड़ेंगे। इशू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर, सर पहले तो एक प्रॉपर सर्कुलर बना के, काइंड ऑफ नोटिस, काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप पूरा एजेंडा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? द कंपनी शैल इशू अ सर्कुलर टू द मेंबर्स इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम देम। The circular shall include a statement containing क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आप डिक्लेयर करेंगे। सेकंड इज क्रेडिट रेटिंग, सर आपके लिए एक नया वर्ड, दैट इज क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी। सर जब भी कंपनी कोई मान लो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है तो वहां पे कंडीशन वन ऑफ देम क्या है कि आपको कंपनी को अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, जिसमें आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस क्या करवाएंगे, फाइंड आउट करवाएंगे। जैसे आजकल आपने टर्म सुनी होगी, क्रेडिट स्कोर फाइंड आउट करें। क्लियर? तो वैसे ही कंपनीज को भी अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है, A+, A++ या जो भी रेटिंग वहां पे आती है, सारे प्रॉपर ग्रेड्स होते हैं। क्लियर? जैसे इसके लिए एजेंसी क्राइसिल मेन फेमस है। क्लियर? जो क्रेडिट रेटिंग के लिए यहाँ पे बनी हुई है। क्लियर? तो ऐसी कई एजेंसीज हैं, तो पर्टिकुलरली उन एजेंसीज से आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी और वो रेटिंग आप मेंशन करेंगे स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स and amount due towards deposits in respect of any previous deposits accepted by the company। मतलब सर existing deposits के बारे में इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी कि कितने टोटल डिपॉजिटर्स हैं, कितनी अमाउंट उनके लिए मतलब टुवर्ड्स पेंडिंग है, तो वो सारी कंप्लीट डिटेल। क्योंकि सर देखो, आज आप दोबारा में भी शायद हो सकता है कि नए डिपॉजिटर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पुराने के वालों में बारे में बताना ये भी तो जरूरी है ना सर। ये भी तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली देनी पड़ेगी कि सर आपके एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स कितने और उनकी कितनी अमाउंट पेंडिंग है जो कंपनी ने पे आउट करनी है। तो ये सारे बैलेंसेस आपको वहां पे स्टेटमेंट में देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज सच अदर पर्टिकुलर्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मोटा मोटा सा मतलब सर फाइनेंशियल पोजीशन फर्स्ट इज, नंबर 2 इज क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज अबाउट द एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स के बारे में बताना। क्लियर? कौन है, कितनी अमाउंट उनकी पेंडिंग है। क्लियर? जो आपने प्रीवियसली डिपॉजिट क्या किए थे, एक्सेप्ट किए थे। ओके सर, चलो सर ये सर्कुलर हमने मेंबर्स को क्या कर दिया, इशू कर दिया, बता दिया कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, कि हम आपको डिपॉजिट्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं जी, आप अपनी कोई भी अमाउंट कंपनी को पे आउट करें, दैट विल बी काउंटेड एज डिपॉजिट्स। ओके सर, क्या ये सर्कुलर कहीं नेक्स्ट ऑन फाइल करना है? बिल्कुल सर, रजिस्ट्रार को आपको ये फाइल करना होगा एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द इशू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर्स। मतलब मेंबर्स में जाने से पहले सर ये काइंड ऑफ हल्की सी फीलिंग ये आ रही है कि ये सर्कुलर एक तरह का प्रोस्पेक्टस नहीं है। क्लियर? कि जैसे आपने सर एक प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग समझाया था कि प्रोस्पेक्टस भी सर मार्केट में जाने से पहले, पब्लिक में जाने से पहले रजिस्ट्रार के पास क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, और प्रोस्पेक्टस में भी आप शेयर्स के लिए क्या करते हो, इनवाइट करते हो। तो वही चीज सेम सर्कुलर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट्स को इनवाइट कर रहे हो। है तो कॉन्सेप्ट वही है ना, सेम बिच पे। क्लियर? तो वो भी सर 30 days प्रायर टू द इशू, मेन वर्ड इज प्रायर टू द इशू। क्लियर? मार्केट में जाने से पहले, मेंबर्स तक जाने से पहले ये आप किसके पास लेके जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाएंगे। ओके सर, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, जस्ट लाइक DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या जैसे आप लोगों ने डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट नाम सुना होगा। क्लियर? इन्वेस्टमेंट DRI सुना होगा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पे भी आपको बस रीपेमेंट, हाँ उसमें रिजर्व था, यहां पे सर रीपेमेंट रिजर्व हमने मेंटेन करना है। कैसे? द कंपनी शैल डिपॉजिट इन अ शेड्यूल्ड बैंक, चलो वो तो सर करवा देंगे, इन अ सेपरेट बैंक, वो भी होगा सर, अलग ही होगा, अ सम इक्वल टू 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर।
क्लियर, सच अमाउंट शेल बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर। एक्चुअली सर डिबेंचर्स में भी हमने सेम कॉन्सेप्ट रीड आउट किया था। क्या, अब लेट इट बी मैं आपको बोल रहा हूं जी, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो रनिंग है दैट इज 21-22, मैं कह रहा हूं जी 31 मार्च 22 को, आने वाले 31 मार्च 22 को 10 लाख डिपॉजिट्स की रिडम्पशन ड्यू है या रीपेमेंट ड्यू है। क्लियर, कि बेसिकली 10 लाख रुपीस के डिपॉजिट आपने वापस करने हैं। तो सर स्टार्ट आपका कब हुआ, 1/4/22 को, तो ये 30th अप्रैल यहां से लेके ये जो आपका कंप्लीट ईयर है 30th अप्रैल 2021 तक आपको इस टोटल अमाउंट जो रिडम्पशन होने वाली है 10 लाख का 20% कितना हुआ जी, 2 लाख रुपीस। सर ये 2 लाख रुपीस आपको एक रिजर्व अकाउंट में रखने होंगे, एक शेड्यूल्ड बैंक में, सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या करने होंगे, रिजर्व करने होंगे। एटलीस्ट 20% लिखा हुआ है वर्ड यहां पे कि इक्वल टू मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जो आने वाले साल में, आने वाली 31 मार्च को मैच्योर होने वाले हैं। क्लियर, उसका 20% आपको इसी साल 30th अप्रैल से पहले पहले क्या करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। एंड सच अकाउंट shall be called as deposit repayment reserve account. The deposit repayment reserve account shall not be utilized for any purpose. अरे सर नाम ही जिसका डिपॉजिट रीपेमेंट रख दिया, तो वहां पे तो क्लियर है कि ये पेमेंट जो यूज होगी वो डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में होगी, मैं किसी दूसरे पर्पस में यूज ही क्यों करूंगा। बट लॉ ने पहले क्लियर कर दिया कि गलती से यूज भी मत कर लेना। क्लियर, एक्सेप्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब सर ओनली एंड ओनली फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, वो अमाउंट, वो 2 लाख रुपए जो आपने अलग से आज ही रखे, क्लियर, वो आपके सिर्फ डिपॉजिट्स की पेमेंट में ही क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक सर, सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट। सर अब यहां पे साथ साथ अगर आप क्लोजेस भी देखते जाएं, 73(2)(a), 73(2)(b), C एंड D सर बेसिकली ओमिट कर दिया गया, तो D यहां पे नहीं है, E एंड आफ्टर दैट F, ये कुछ क्लॉजेज हैं जो कंडीशंस हमने यहां पे मेट करवानी है। और सर आपको नो डिफॉल्ट का सर्टिफिकेट, क्लियर, अगर आपने नए मेंबर्स कुछ से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपको नो डिफॉल्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। द कंपनी शेल सर्टिफाई दैट, कंपनी सर्टिफाई करके दे कि हमने डिपॉजिट और डिपॉजिट्स की जो इंटरेस्ट जो भी उसके ऊपर है उसकी रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब सर हमारा क्लीन रिकॉर्ड है, कभी भी हमने ऐसा कोई डिफॉल्ट वहां पे नहीं किया। नेक्स्ट इज, हाउएवर where a company has defaulted in repayment of any deposit or interest thereon, the company shall certify that क्या it has made good। और अगर बाय चांस कभी डिफॉल्ट हुआ भी, चलो सर आपकी बात मानी कि वैसे तो हमारा नहीं है, बट बाय चांस अगर हुआ भी कोई ऐसा डिफॉल्ट डिपॉजिट्स का या उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने पे आउट नहीं किया, तो उसको सही किए हुए, उसको गुड किए हुए डिफॉल्ट को 5 साल नियर अबाउट हो चुके, बीत चुके सिंस द डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफॉल्ट। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं सर, उस बात को तो 5 साल कब के बीत चुके। क्लियर, तो अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट हुआ भी था, क्लियर, पहली बात तो आज की डेट में नहीं है, और अगर था भी तो उस बात को हुए 5 साल कब से लैप्स कर चुके। क्लियर, जब से हमने सही करा, सही करने के बाद भी 5 साल हमारे हो चुके। क्लियर, एंड नेक्स्ट इज सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट। सर क्या ये इन डिपॉजिट्स के रिलेटेड टू, क्या इन डिपॉजिट्स के रिलेटेड टू कुछ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी? क्या ये डिपॉजिट्स सिक्योर्ड होते हैं सर अपने आप में? यस, द कंपनी may provide security for the due repayment of deposits and interest payable thereon and create a charge, और बेसिकली सर उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी on its assets for this purpose। तो सर ये तो काइंड ऑफ है, तो ये भी लायबिलिटी है, इन्होंने तो भी पैसा कंपनी को क्या दिया, प्रोवाइड किया, तो कंपनी इनको नेचुरली सर एसेट्स प्रोवाइड करेगी, चार्ज प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी उनको देनी पड़ेगी। क्लियर, क्योंकि सर जब तक वो सिक्योर्ड नहीं होंगे नेचुरली सर मेंबर्स भी अपने आप को सिक्योर्ड फील नहीं करेंगे, उनको भी डर लगा रहेगा कि क्या पता कंपनी हमारा पैसा ही मार ले। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो लॉ ने पहले ही बोल दिया कि आपको इसके अगेंस्ट क्या देनी पड़ेगी, डिपॉजिट्स मतलब सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज, इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट और सिक्योर देम पार्शली, मान लो देती नहीं है या प्रॉपरली वो पार्शली सिक्योर्ड हैं, क्लियर, देन सच डिपॉजिट शैल बी टर्म्ड एज
unsecured deposits in every circular, form, advertisement or document through which the deposits are invited or accepted। मतलब सर आज इशू करते टाइम एक चीज होता है कि सर स्टार्टिंग से आपने डिक्लेयर कर दिया कि सर हमारे जो डिपॉजिट्स होंगे वो फुली सिक्योर्ड होंगे, जो मेंबर कंपनी को पैसा देगा, डिपॉजिट्स प्रोवाइड करेगा, उसके बदले में उसको कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। मतलब सर फर्स्ट डे से ही सर्कुलर इशू करते टाइम कोई भी फॉर्म, एडवर्टीजमेंट, कोई डॉक्यूमेंट पहले दिन से क्लियर है क्या चीज कि हमारी ओर से डिपॉजिट्स फुली सिक्योर्ड है, मतलब इट विल बी टर्म्ड एज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। बट सर अगर कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती या पार्शली प्रोवाइड करती है तो उस केस में आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना होगा कि ये जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो अनसिक्योर्ड हैं इन एवरी सर्कुलर, फॉर्म, एडवर्टीजमेंट, डॉक्यूमेंट थ्रू विच, जिसके द्वारा वो डिपॉजिट्स क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, अगले को बता के कि ये अनसिक्योर्ड है या ये पार्शली सिक्योर्ड है, ताकि कल को कोई हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। आप कहो जी आपने तो हमारे साथ फ्रॉड किया। नहीं सर, हमारा सर्कुलर रीड आउट कर लीजिए, सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है कि ये डिपॉजिट्स कौन से हैं, अनसिक्योर्ड वाले। क्लियर ये चीज। चलो ठीक है सर, अब आपने कुछ क्लॉजेस भी यहाँ पे क्लियर करवा दिए, कुछ कंडीशंस भी आपने बता दी। नाउ सर कोई रीपेमेंट के रिलेटेड टू, यस द कंपनी शैल रीपे द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट एंड इंटरेस्ट देयरऑन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। सर देखो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हुए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे बीच में सर टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी, क्लियर होंगी। क्लियर, तो मैं आपको जो टर्म्स कंडीशन वहां पे क्लैरिटी अकॉर्डिंग टू दूंगा। क्लियर, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी सर उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी रीपेमेंट या जो भी इंटरेस्ट जब ड्यू होगा, जब आपको पे आउट होना होगा, तब हम आपको क्या करेंगे सर, वो डिपॉजिट्स पे आउट करेंगे। क्लियर। नाउ फेलियर टू रीपे द डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मान लो सर कंपनी ने डिपॉजिट या कंपनी ने उस इंटरेस्ट को पे आउट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो उस केस में एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, इफ अ कंपनी फेल्स टू रीपे एनी डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयरऑन in accordance with the terms and condition of such deposit, the depositor concerned may make an application to the tribunal। तो बेसिकली सर आपका सिंपल सी बात, मेरे पास तो राइट ही एक है कि अगर कंपनी ने मेरा पैसा टाइम से वापस नहीं किया तो मैं तो सर डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करूंगा। अब ट्रिब्यूनल देखे कि अल्टीमेटली वो कंपनी से पैसा कैसे दिलवाएगी, मेरे पास तो राइट है जी, राइट टू अपील, किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास। मैंने तो ये एप्लीकेशन फाइल कर दी, ट्रिब्यूनल के पास चला गया कि कंपनी ने मेरे डिपॉजिट्स टाइमली वापस नहीं किए या उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे पे आउट नहीं करा। ठीक सर, ओके। नाउ ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, सर इसके अगेंस्ट मतलब कंपनी जो डिपॉजिट होल्डर ने जो ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई किया, तो ट्रिब्यूनल वहां पे कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या ऑर्डर दे सकती है। आइए, द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द कंपनी टू पे द डिपॉजिटर एनी सम जो ड्यू है, एनी लॉस और डैमेज ऑल्सो इंकर्ड बाय हिम। अब नेचुरली सर ट्रिब्यूनल तक गए हो तो आपका तो भी कुछ ना कुछ खर्चा, कोई डैमेजेस, कोई लॉस, मे भी शायद सर आपने वो पैसे कैसे अरेंज किए हो, तो कि जो भी आपका नुकसान, जो भी आपके डैमेजेस हुए होंगे सर वो भी, और जितना भी सम ड्यू का मतलब क्या हुआ सर, सम ड्यू का मतलब एक तो डिपॉजिट्स जो मेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देयरऑन, तो जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी, तो जो भी सम ड्यू होगा वो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। या फिर द ट्रिब्यूनल मे मेक सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट, तो ट्रिब्यूनल को बाकी जैसा सही लगेगा वैसे वो ऑर्डर्स आपके लिए क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर, तो ये तो सर कॉमन सेंस है। नेचुरली सर अब तक ट्रिब्यूनल के जितने भी पॉइंट रीड आउट कर चुके सब में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है सर। अब सर जैसे आपने मेंबर्स के रिगार्डिंग टू रीड आउट करवाया कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं मेंबर्स से, तो आपने सेक्शन 73 बताया। सेम नेक्स्ट आगे सेक्शन 76 जो बेसिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पब्लिक बाय सर्टेन कंपनी। सर पब्लिक में हर कंपनी को अलाउड नहीं है, जबकि मेंबर्स के केस में आपने यहां पे क्या रीड आउट किया था, अ कंपनी में एक्सेप्ट, कंपनी मतलब कोई भी सर, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, उस मेंबर से लेना तो कहीं मना ही नहीं। हाँ कुछ कंडीशंस थी मैंने फुलफिल करवा दी, तो मेंबर से तो कहीं रोक टोक नहीं थी। बट यहां पे हेडिंग से जो लग रहा है कि यहां पे कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ लिमिट्स होंगी, क्योंकि यहां पे हेडिंग में लिखा हुआ कि बाय
सर्टेन कंपनीज, कुछ जो एलिजिबल कंपनीज होंगी ओनली पर्टिकुलरली वो। क्लियर? यस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज ओनली। तो एलिजिबल कंपनीज कौन सी हुई सर? अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर्स। अदर देन इट्स मेंबर्स मतलब सर ये पर्सन कौन हुआ? नॉर्मल पब्लिक। क्लियर? नॉर्मल पब्लिक, मेंबर नहीं है, नॉर्मल पब्लिक। ओनली इफ इट इज एन एलिजिबल कंपनी, मतलब सर एक कंपनी किसी भी एक नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट अगर वो एलिजिबल कंपनी होगी तो। दैट इज नंबर वन। पहली बात तो सर वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं। तो यहां पे अपन लिख दें सर, ये अपन रब कर रहे हैं यहां पे, नॉट प्राइवेट कंपनी, नॉट प्राइवेट कंपनी। क्लियर? एंड इट्स नेटवर्थ, नेटवर्थ कितनी सर? 100 करोड़ और मोर, और इट्स टर्नओवर। दो कंडीशंस है या एंड। क्लियर? यहां पे वर्ड क्या है सर? इट्स नेटवर्थ इज ₹100 करोड़ और मोर, और इट्स टर्नओवर इज 500 करोड़ और मोर, या फिर ये कंडीशन मैं कहूं तो वो कंपनी कौन सी होगी? एलिजिबल होगी। क्लियर? मतलब पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर या टर्नओवर 500 करोड़ और मोर होनी चाहिए। क्लियर? एंड इट हैज ऑब्टेन्ड द प्रायर कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। सर मेंबर्स की प्रायर कंसेंट ऑलरेडी उन्होंने ली हुई है बाय मींस ऑफ। कैसे सर? मेंबर्स की कंसेंट तो रेजोल्यूशन के थ्रू होती है, तो बाय पासिंग OR, ordinary resolution, if the deposits are within the limit specified under section 180 subsection 1 clause C, that is 100% of aggregate of paid up share capital plus free reserves plus SPR। मतलब सर अगर कंपनी, अगर वो पब्लिक कंपनी जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है पब्लिक में से, अगर वो सर 100% ऑफ, 100% ऑफ किसका सर? एग्रीगेट PUC, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस SPR, अगर तो सर यहां तक 100% तक ही करना चाहती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, देन तो सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस मतलब क्या होएगा? एक्सीडिंग 100। क्लियर? और इसके अलावा अगर कोई दूसरा केस होगा तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन। क्योंकि मैंने तो आपको क्लियर कर दिया ना सर, मैं तो आपको पहले बता चुका कि अल्टीमेटली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास करना है? जब आप 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का मिला के अगर इतनी तुम एक्सेप्टेंस करना चाहते हो, अपनी डिपॉजिट्स लेना चाहते हो, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू मेंबर्स की कंसेंट लो, बात खत्म। बट अगर इससे एक्सीडिंग करना चाहते हो तो वहां पे नेचुरली सर स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा। ठीक सर? एंड इट हैज फाइल्ड अ कॉपी ऑफ OR या SR विद द रजिस्ट्रार बिफोर मेकिंग एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मतलब जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार, तो अपन नॉर्मली अगर यहां पे लिखे सर, ये क्या पॉइंट हुआ? फाइलिंग ऑफ जो भी रेजोल्यूशन था, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद किसके पास? रजिस्ट्रार। क्लियर? एंड क्या था? बिफोर मेकिंग एनी एप्लीकेशन, लोगों तक जाने से पहले ये रेजोल्यूशन, ये जो कंसेंट आपने ली, ये कंसेंट आपको रजिस्ट्रार के पास क्या करवानी पड़ेगी? सबमिट करवानी पड़ेगी। एंड जब तक ये सबमिट नहीं करवाएंगे, आप अपने पब्लिक से नेक्स्ट आगे इन्विटेशन नहीं दे सकते, उनसे कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कुछ एलिजिबल कंपनी के लिए कंडीशंस आपने क्या पढ़ी? नंबर 1 इज सर इट इज अ पब्लिक कंपनी, बिल्कुल। नंबर 2 इज उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर, एंड टर्नओवर और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर होनी चाहिए, तो ये कंडीशन। एंड थर्ड इज उन्होंने अपनी प्रायर कंसेंट ली, मेंबर्स से प्रायर कंसेंट ले रखी है बाय मींस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ PUC प्लस FR प्लस SPR कर रहे हो, एंड अगर कोई एक्सीडिंग है या कोई अदर केस है तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड सर बिफोर गोइंग टू द मार्केट, बिफोर इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट्स, क्लियर, मैंने ये जो रेजोल्यूशन था वो रजिस्ट्रार के पास क्या करवाया? सबमिट करवाया। तो ऐसा अगर चांसेस हैं, तो अगर आप एलिजिबल कंपनी हैं तो हमें क्या दिक्कत? जिस मर्जी पब्लिक से नॉर्मल आप क्या करें? पैसा एक्सेप्ट करें, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट इज
conditions for acceptance of deposit from public. One is compliance of section 73 subsection 2. क्या सर? द कंपनी shall comply with all legal requirements जो contained है इस section के अंदर, that is condition for accepting deposit from the members. मतलब वो तो सर आपको compliance करना ही करना है जो 73 सबसेक्शन 2 के अंदर क्लियर जो आपने कंडीशंस, मैं आपको दोबारा बता दूं सर, ये ऊपर जितने भी क्लॉजेस हमने पढ़े थे ए बी सी, ये सारी कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस तो आपने मेट करनी ही करनी है। कुछ जरूरी थोड़ा कि सर वो तो पब्लिक है, अरे चाहे पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहे हो तो कंडीशंस तो सेम ही होंगी। तो इन्होंने वही कह दिया कि जैसे आपने मेंबर्स के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करी थी, जब आपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट करा था, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स तब पूरी करी थी, वही सारी रिक्वायरमेंट्स आज दोबारा आपको क्या करनी है? पूरी करनी है, सेम। नेक्स्ट इज compliance with rules. The company shall comply with such rules as may be prescribed by CG in consultation with RB. सर ये तो पता ही है, नॉर्मल सी बात है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज रेटिंग ऑफ डिपॉजिट। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपने यहाँ पे नया रीड आउट करा कि बेसिकली सर आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। द कंपनी शैल ऑब्टेन रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिपॉजिट्स। क्लियर? तो वो जो एजेंसीज होती है ना, जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो सिक्योरिटी वाइज, सिक्योरिटी मतलब काइंड ऑफ वर्ड बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट वाइज, जैसे डिपॉजिट्स, डिबेंचर, शेयर्स, शेयर्स में कौन से इक्विटी, प्रेफरेंस, वो ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी वाइज क्या करते हैं सर? रेटिंग प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग या बेस्ड ऑन द आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, कि आपके लास्ट रिजल्ट्स क्या रहे, आपने लास्ट जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए होंगे उनकी पेमेंट कैसे रही, तो उसी के बेसिस पे जैसे आप क्रेडिट स्कोर फाइंड आउट करते हो लोन लेते हुए, तो लोन लेते टाइम जो क्रेडिट स्कोर फाइंड आउट होता है वो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए होता है ना, कि आपने पास्ट में जो लोन्स लिए उनकी पेमेंट्स आपकी बिल्कुल सही थी या क्या थी, आप बहुत अच्छे वे से उसको मेंटेन कर रहे थे, उतना क्रेडिट स्कोर आपका ज्यादा आता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो आपको अपने डिपॉजिट्स के लिए क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। द रेटिंग shall include the net worth of the company, liquidity and ability। वही बात आ गई सर, सारा कुछ चेकआउट करना कि कंपनी की नेट वर्थ, कंपनी की एबिलिटी, लिक्विडिटी, क्लियर, कि क्या कंपनी कल को पे आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सारी थिंग्स को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट इज द रेटिंग एंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी। वैसे बिल्कुल सही बात है सर, जब किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट रेटिंग गिवन होती है ना, तो अपा भी अपने आप में एक फील करते हैं कि हाँ मैंने सही चीज ली या मैंने सही कंपनी को पैसा दिया, कि मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा माइंड भी बिल्कुल क्या रहता है? सिक्योर्ड रहता है। क्लियर? द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आप जैसे कई बार प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांड के अगर वहां पे सर कुछ ना कुछ स्टैंपिंग होती है या कोई उनकी ओर से रेटिंग प्रोवाइड की होती है, तो आपा भी अपने आप को सिक्योर्ड फील करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, जब भी डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट करवाएंगे फ्रॉम द पब्लिक, तो पहले आपको अपने डिपॉजिट्स की क्या करवानी पड़ेगी? रेटिंग करवानी पड़ेगी, दैट इज क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्लियर? नेक्स्ट इज द रेटिंग गिवन टू द कंपनी शैल बी इन्फॉर्म्ड टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग डिपॉजिट्स। क्लियर? तो जब भी आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो ये जो रेटिंग होगी सर, ये पब्लिक को आपको बतानी पड़ेगी। अरे सर मैं खुद कह रहा हूं, अगर मान लो मेरे को मेरे सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में कोई मेरे को अच्छी रेटिंग प्रोवाइड करे कि आउट ऑफ 10 जो मान लो इंटरनेशनल नॉर्म्स के या नेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू जो टीचर एसोसिएशंस हैं, अगर वो मुझे रेटिंग्स प्रोवाइड करें या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस मुझे रेटिंग प्रोवाइड करें, तो मैं तो सर हाईलाइट करूंगा ही करूंगा कि मुझे देखो जी सर, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी रेटिंग प्रोवाइड करी सर, हमें आउट ऑफ 10 हमें 9 स्टार्स की रेटिंग मिली हुई है। तो नेचुरली सर ये तो अपने आप में एक रिवॉर्ड है, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी पब्लिक अट्रैक्ट होगी, उतने लोग अपने आप में सेफ फील करेंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे और बिना किसी झिझक वो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग का पॉइंट वहां पे दिया गया। जैसे आप कोई सर ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करते हैं कि क्या रेटिंग चल रही है, आउट ऑफ 5 उसको कितने स्टार्स मिले, एंड वहीं से आप एक माइंड मेकअप कर लेते हैं जी वो क्या चीज होगी। तो ये सर रेटिंग भी अपने आप में एक ग्रेट इंप्रेशन का पॉइंट है। ऐसे ही नहीं लोग ग्रेट रेटिंग के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? यस, द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर, और हर साल आपको अपनी रेटिंग करवानी होगी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। ये थोड़ी है कि वन टाइम सर आपको मान लो जी कितने मिल गए, 5 स्टार्स मिल गए, एंड आफ्टर दैट दोबारा कभी आपने रेटिंग ही नहीं करवाई। हर ईयर आपको रेटिंग करवानी होगी, हर ईयर आपका रिव्यू किया जाएगा प्रॉपरली,
ऐसे तो सर मान लो वन टाइम आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए 5 स्टार की रेटिंग लेके, बाद में आपने डिफॉल्ट करने स्टार्ट कर दिए। आप तो अभी भी हाईलाइट कर रहे हो सर हमें 5 स्टार मिले थे, और मिले भी तो कब थे? आपका हर ईयर दोबारा दोबारा क्या होगा, रिन्यू किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा प्रॉपर वे से, एंड हर ईयर आपकी नई रेटिंग प्रोवाइड होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिपॉजिट। एंड ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे भी, कि सर नेचुरली देखो कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट्स के केस में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, कंपनी ने आपको चार्ज दिया अपनी एसेट्स के ऊपर, तो सर आप उसको रजिस्टर्ड तो करवा लो। क्लियर? वेयर अ कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इट शैल विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, क्लियर, क्रिएट अ चार्ज ऑन इट एसेट्स। मतलब सर डिपॉजिट होल्डर्स को वो क्या देंगे, चार्ज, एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स सो चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट। वो तो कहने की बात ही नहीं सर, वो तो लास्ट क्लास में भी आपने बताया था सर, जितनी वैल्यू की एसेट मैं लूंगा वो कम थोड़ी होएगी सर। एसेट्स की वैल्यू, सिक्योरिटी हमेशा ज्यादा होती है और अमाउंट कम होती है, तभी तुम सिक्योर्ड रहोगे। अगर एसेट जो आपको मिल रही है सिक्योरिटी में वो कम है और डिपॉजिट्स की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है, तो आप सिक्योर्ड कहां से हुए थे सर? पार्शली सिक्योर्ड नहीं हो गया? इज दैट क्लियर? तो मतलब सर वैल्यू ऑफ एसेट हमेशा आप लोगों की क्या होती है, ज्यादा होती है, तभी आप सिक्योर्ड रहेंगे। नेक्स्ट इज एक इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए यहां पे गिवन है कि बेसिकली एबीसी लिमिटेड, पहली बात तो सर वो पब्लिक कंपनी है जिनकी नेटवर्थ कितनी है जी, 80 करोड़, एंड टर्नओवर कितनी है, 30 करोड़। क्लियर? wants to accept deposit from the public other than its members, clear, referring to the provision state, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? एबीसी लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल। क्यों सर? उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर नहीं है। मतलब ये जो कंडीशंस हैं सर, ये अपने आप में क्यूमुलेटिव कंडीशंस हैं। ये जो आपने ऊपर एलिजिबल कंपनीज की रीड आउट करी, ये मत सोचना कि पब्लिक कंपनी तो वो कर सकती है। पब्लिक कंपनी प्लस नेटवर्थ और टर्नओवर प्लस कंसेंट एंड प्लस फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार, चारों कंडीशन सक्सेसफुल होनी चाहिए, देन आप वहां पे एलिजिबल कंपनी बनेंगे। क्लियर? कहीं आप गलत अंडरस्टैंड कर लो इस कॉन्सेप्ट को। ओके, नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76। अब सर मान लीजिए आपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हुए या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हुए आपने क्या किया सर, कोई डिफॉल्ट किया आपने सर, मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर दी किसी प्रोविजन की, आपने कंडीशंस को प्रॉपरली फुलफिल नहीं किया, देन कॉन्ट्रावेंशंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 76A। A company accepts or invites or allows or cause any other person to accept or invite on its behalf any deposit in contravention, मतलब किसी ना किसी गलत वे से इंड्यूस करना कि आप हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करो अंडर सेक्शन 73, अंडर सेक्शन 76 या किसी भी रूल्स मेड देयर अंडर। तो मतलब वहां पे आपकी प्योर इंटेंशन क्या है, गलत करने की। या फिर अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट, या आपने सर वो जो टाइम फ्रेम 73, 76 के अकॉर्डिंग टू दिया, या जो टाइम फ्रेम आपको ट्रिब्यूनल ने जो अलाउ किया अंडर सेक्शन 73, क्योंकि जब आपने रिफ्यूज किया था मेंबर्स को पैसा वापस करने से, तो जो टाइम फ्रेम ट्रिब्यूनल ने दिया होगा, अगर आपने पेमेंट उस टाइम में फेल कर दी, आपने पेमेंट नहीं दी या पार्ट देयर ऑफ कुछ भी कह लो, या उसका कोई इंटरेस्ट ड्यू व्हाटएवर किसी भी वे से, तो आपके ऊपर सेक्शन 76A आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। नाउ सर कंसिक्वेंसेस, द कंपनी shall liable for payment of deposit accepted by it and interest due on such deposits। नेचुरली सर वो तो देना ही देना, हमने ओरिजिनल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट जो होगी वो तो देनी ही देनी है। द कंपनी shall be liable for punishment as follow, क्या सर? मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन। मिनिमम फाइन इज लोअर ऑफ ₹1 करोड़ और द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जो भी आपने करी सर, दोनों में जो लोअर होगी वो अमाउंट आपको पे आउट करनी पड़ेगी। क्लियर? मतलब सर अपने आप में काफी हार्श है, यहां पे तो ट्वाइस तो बोल ही गया, 2 गुना, और मैक्सिमम 10 करोड़ तक जो कंपनी के ऊपर लायबल है। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, ऑफिसर के ऊपर सर इंप्रिजनमेंट एंड, स्पेशली वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंड मतलब दोनों, जेल भी होएगी प्लस फाइन भी सर। मैक्सिमम 7 साल की सजा मैक्सिमम, एंड मिनिमम 25 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का फाइन। और अगर बाय चांस किसी ऑफिसर ने
knowingly या willingly with the intention of deceive, clear, द कंपनी, शेयर होल्डर, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटीज, किसी को भी इंड्यूस करा, क्लियर, देन सर वो बेसिकली लायबल होंगे सेक्शन 447 के अंदर, क्लियर। तो मतलब ही अल्टीमेटली आपने किसी को भी यहाँ पे फ्रॉड, 447 अपना क्या था, फ्रॉड का था ना, तो आप वो जानते हैं, ग्रेटर मैग्नीट्यूड, लेसर मैग्नीट्यूड, तो वहां पे फिर वो प्रोविजंस आपके ऊपर क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। बट यूजुअल सर्कमस्टांसेस में हमने आपको बता दिया कि फाइन जो है, क्लियर, कंपनी के ऊपर सर लोअर ऑफ 1 करोड़ और ट्वाइस द डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ये आपका मिनिमम फाइन। मैक्सिमम कितना हुआ, 10 करोड़, ये कंपनी के ऊपर। ऑफिसर के ऊपर जो आपका डिफॉल्ट आया वो इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम सर 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट, एंड फाइन 25 लाख से मिनिमम लेके मैक्सिमम 2 करोड़ तक आपके ऊपर होगा। और बाकी रही बात सर, अगर आप 447 के अंदर डिफॉल्टेड हुए, फ्रॉड का कॉन्सेप्ट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ, देन सर 447 के अकॉर्डिंग टू ही पनिशमेंट आपको दी जाएगी, क्लियर। नाउ सर कुछ एग्जम्पशंस हैं यहाँ पे सर, जिन पर्टिकुलर केसेस में एग्जम्प्ट किया गया कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को, लाइक सर जो बैंकिंग कंपनीज हैं, एनबीएफसीज, क्लियर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, क्लियर, ये जो नॉन बैंकिंग है फाइनेंशियल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस हैं, या हाउसिंग फाइनेंस वाली हैं, या सच अदर कंपनी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय, जिनको सीजी टाइम टू टाइम क्या करेगी, प्रेस्क्राइब करेगी, क्लियर। सर वो बेसिकली वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्लियर, द रिस्ट्रिक्शंस जो हमने रीड आउट करी ऑन इन्विटेशन, एक्सेप्टेंस, रिन्यूअल, सर ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, क्लियर। जो ये तुम अभी तक पब्लिक कंपनी के केस में रीड आउट करके आए हो कि सर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इनको पर्टिकुलरली क्या कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया। एंड मोस्टली आप लॉ में देखना, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, ये इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, इनको मैक्सिमम एग्जम्पशंस, मैक्सिमम एग्जम्पशंस। नेक्स्ट इज एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनीज। हाँ सर ये एक अच्छी रीड करने वाली इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि प्राइवेट कंपनी को एग्जम्प्ट कहां किया गया। द कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एज कंटेन्ड, वो ए टू ई जो सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 में हम रीड आउट करके आए थे, वो नहीं अप्लाई होंगी, शेल नॉट अप्लाई। वो जो हमने क्लॉजेज नहीं पढ़े थे, ए बी सी डी ई, ई डी तो ओमिट हो गया था, ई, वो सारे क्लॉजेज एप्लीकेबल नहीं होंगे। कहां पे, अ प्राइवेट कंपनी विच एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। मतलब सर, मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से, कहां से, मेंबर से, पब्लिक से नहीं, मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू, मैक्सिमम इक्वल टू 100% ऑफ, 100% किसका सर, अगेन 100% ऑफ पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपीआर। अगर सर मैक्सिमम इसका 100% आप एक्सेप्ट करते हो मेंबर से, देन वहां पे आपको वो कोई क्लॉजेस, सर्कुलर वगैरह, फाइलिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट आगे, और बेसिकली, और अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 ईयर्स, पहले 5 साल तक इनकॉर्पोरेशन से आपको कुछ भी नहीं करना। या फिर अ प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। देखो पहले 2 पॉइंट क्या थे सर, या तो तुम अपने मेंबर्स से मैक्सिमम 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर, इतना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, तो आपको कोई भी कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज, अगर आपकी वो प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, देन सर आपको पहले 5 साल तक कोई भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। या फिर अगर ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर दो, क्या सर, हमारी जो प्राइवेट कंपनी है ना तो वो कोई एसोसिएट है, ना सब्सिडरी है ऑफ एनी अदर कंपनी, मतलब हमारा किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई, ना तो हमारी एसोसिएशन कंपनी है और ना ही हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी है, वन थिंग। सेकंड इज द बोरिंग्स ऑफ सच अ कंपनी फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और हमारी प्राइवेट कंपनी की बोरिंग्स आज की डेट में इज लेस देन, इज क्या लिखा हुआ है, लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। सर पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस, 2 times ऑफ पीयूसी ओनली, क्लियर, और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, क्लियर। तो या फिर हमारी जो बोरिंग्स हैं सर, या तो आपके पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, सर उससे ज्यादा एक्सीडिंग है ही नहीं, क्लियर। देन आपके ऊपर सर ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एप्लीकेबल
नहीं होंगी। एंड द लास्ट कंडीशन इज इट हैज नॉट डिफॉल्टेड, और हमने आज तक कोई भी बोरिंग्स के रिलेटेड टू कोई भी सबसिस्टिंग हमारा डिफॉल्ट नहीं है, क्लियर, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, की मतलब हमने बोरिंग्स को भी टाइमली क्या किया, पे आउट किया, कभी भी हमारा सर डिपॉजिट्स के रिलेटेड या बोरिंग्स के रिलेटेड हमारा कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, क्लियर। तो ये कंडीशंस अगर आप पूरी कर देंगे, ये जो आप पॉइंट्स रीड कर रहे हैं ए बी सी पॉइंट, अगर ये आप कर देंगे तो आपको सर प्राइवेट कंपनीज के केस में कोई वो क्लॉजेस वगैरह रीड आउट या कोई भी फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। फर्स्ट इज अगर मैक्सिमम 100% तक कर रहे हो, सेकंड इज अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है, थर्ड इज अगर आपकी प्राइवेट कंपनी की जो बोरिंग्स हैं, आपकी प्राइवेट कंपनी की जो बोरिंग्स हैं सर वो मैक्सिमम, क्लियर, मैक्सिमम कितनी है, या डज नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड आपका बोरिंग्स में कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, देन सर आपके ऊपर वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। बट सर एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये प्राइवेट कंपनी को भी एग्जम्पशन तब है, ये जो पॉइंट 1 2 3 आप ऊपर रीड आउट करके आए, ये भी तब हैं अगर आप रेगुलरली फॉर्म डीपीटी 3 फाइल करते रहेंगे, क्लियर, प्लस एनुअल फाइलिंग शैल बी एलिजिबल टू क्लेम द एग्जम्पशन ओनली इफ इट हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द फाइलिंग। मतलब सर आपके ये दो कॉन्सेप्ट्स, वन इज एनुअल फाइलिंग, सर एनुअल फाइलिंग कौन सी हुई, सेक्शन 137 एंड 92, क्लियर, एंड डीपीटी 3 अगर आप रेगुलरली फाइल करेंगे, क्लियर, अगर इसमें आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, देन सर आपको एलिजिबल करवाएंगे, देन प्राइवेट कंपनीज क्या हैं, एग्जम्प्ट हैं, नहीं अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी वो सारी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, वही सारे क्लॉजेज प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि सर आपके ऊपर तो कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जम्पशंस टू स्पेसिफाइड आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन जो बनी होती हैं, पब्लिक कंपनीज जो होती हैं ये, सर इनके ऊपर भी ये जो क्लॉजेज ए टू ई आप रीड आउट कर रहे हैं ये भी एप्लीकेबल नहीं होते अगर ये अपने मेंबर से सेम डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 100% किसका, एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अच्छा यहां पे देखो एसपीआर नहीं है, ऊपर हमने वर्ड अगर ध्यान से देखे वहां पे एसपीआर था, क्लियर, प्राइवेट कंपनीज के केस में एसपीआर भी था, बट यहां पे सर हल्का सा चेंज है, तो यहां पे सर अपन लिख लेते हैं 100% ऑफ पीयूसी प्लस एफआर, सिर्फ और सिर्फ ये दो आइटम्स, क्लियर, इन दोनों के 100% के बराबर अगर आप अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम मेंबर्स, पब्लिक नहीं बोल रहा, देन इट इज अलाउड सर, क्लियर, एंड टाइमली आप डीपीटी 3 फाइल करते जा रहे हैं, डिपॉजिट्स की डिटेल्स आप प्रोवाइड करते जा रहे हैं, देन सर आपके ऊपर वो क्लॉजेज ए टू ई एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस, जो आप ये ए टू ई की बात कर रहे हैं सर, ये वही लास्ट हमारे क्लॉजेज, क्लियर, जो मेंबर्स के केस में थे, वन इज इशुएंस ऑफ सर्कुलर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके सर, फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ सर्कुलर, थर्ड इज डिपॉजिटिंग 30th अप्रैल से DRR, क्लियर, जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट आपने कहा था, डी तो सर ओमिटेड है, एंड फिफ्थ इज सर्टिफाइंग दैट कि हमारा कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, और अगर डिफॉल्ट था भी तो उस बात को 5 साल हो चुके। तो ये जो आपके क्लॉजेज हैं ए टू ई ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 जो मेंबर्स के केस में एप्लीकेबल था, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आई थिंक सो वहां पे एक क्लोज और था, आई थिंक सो एफ क्लोज भी था, एक बार आप अगर ध्यान से देखें सर, यहां पे आपने यस सिक्योरिटी तो आपको देनी पड़ेगी, ये वाला क्लोज तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ तो एप्लीकेबल होगा, बट ए टू ई जो हमने पॉइंट पढ़े सारे ए टू ई, ये ऊपर वाले क्लोजेज आपके ऊपर कोई भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट ये तो क्लोज एप्लीकेबल होगा सिर्फ ए टू ई, क्लियर। तभी वो आपको क्लियरली दोबारा यहां पे मेंशन कर गया, क्या चीज मेंशन कर गया कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ इन क्लॉजेस की बात कर रहा हूं, मैं बाकी क्लॉजेस की बात नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट आगे सर हमारी आती हैं जी प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज, जो अब आगे सर हमारे
रूल्स। बेसिकली सर अब सारा टॉपिक नेक्स्ट आगे हमारे क्या है, रूल्स के ऊपर है कि कौन कौन से रूल्स, कितनी कितनी अमाउंट, एंड बहुत सारा कंटेंट, आपको अच्छे वाला कंटेंट यहाँ पे मिलेगा रीड आउट करने के लिए। तो आई थिंक सो यहाँ पे कुछ हल्का हल्का टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर अप करवा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसको कवर अप करना। प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। सबसे पहले सर रूल नंबर थ्री यहां पे एप्लीकेबल हुआ, दैट इज टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। सर ये जो डिपॉजिट आप एक्सेप्ट करते हो ये मैक्सिमम कितने टाइम के लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या क्या टाइम पीरियड या कुछ टेन्योर फिक्स है? तो पढ़िए, कंपनी शेल नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे या रिन्यू नहीं करेंगे विच इज रीपेबल ऑन डिमांड हो। पहली बात, जो रीपेबल ऑन डिमांड हो, क्लियर, क्योंकि टेन्योर होना जरूरी है। ये क्या मतलब, वो ऑन डिमांड सर कभी भी आप रिन्यू करवा लो, कभी भी आप उसको वापस ले लो, ऑन डिमांड नहीं होएगा सर, होगा तो टेन्योर बता दो। एंड मैक्सिमम रिसीवेबल अपॉन रीपेबल अपॉन रिसीविंग अ नोटिस। तो हम सर ऐसा कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट या रिन्यू नहीं करेंगे जो अपॉन रिसीविंग अ नोटिस या ऑन डिमांड क्या होगा, रीपेबल होगा। सेकेंड थिंग, मैक्सिमम टेन्योर सर हमारी कितनी होगी, 36 मंथ, मतलब सर काइंड ऑफ 3 इयर्स। क्लियर, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट हमारी 3 इयर्स होगी। मिनिमम टेन्योर शेल बी कितनी होगी, 6 मंथ, 6 महीने से कम नहीं, 36 महीने से ज्यादा नहीं। हाउएवर अ कंपनी में एक्सेप्ट such short-term deposits which are repayable earlier than 6 months from the date of acceptance of such deposit। मतलब सर आप less than 6 months अगर कोई डिपॉजिट less than 6 month, क्योंकि वैसे तो आपने बोल दिए 6 month to 36 मंथ, बट सर अगर कोई less than 6 months के लिए आ रहा है, क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? यस, बट फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। उस केस में आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कौन सी सर? सच डिपॉजिट्स आर रीपेबल नॉट अर्लियर देन 3 months। मतलब सर अगर लेस देन 6 मंथ है बट सर वो 3 महीने से लेस देन ना हो, एटलीस्ट, क्लियर, कम से कम 3 महीने बाद वो पेबल हो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सेकेंड इज सच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। और सर वो जो हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए वो किसी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने क्या किए, एक्सेप्ट किए। क्लियर, एंड सच डिपॉजिट्स शैल नॉट एक्सीड, वो डिपॉजिट्स, वो मतलब जो ये लेस देन 6 मंथ वाले हैं, ये डिपॉजिट जो हमने एक्सेप्ट किए शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब यहां पे भी कंडीशन आ गई कि सर 3 कंडीशन। पहली बात तो सर नॉट लेस देन 3 मंथ, पहली कंडीशन नॉट लेस देन 3 मंथ्स। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इज क्या सर, एनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, यहां पे क्या है जी, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। थर्ड इज नॉट एक्सीडिंग, सर सच डिपॉजिट जो हैं नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ, 10% किसका सर, अगेन पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपीआर, इससे एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये हमारी सर मैक्सिमम क्या थी, एक तरह की लिमिट, कि मिनिमम हमारा जो टेन्योर है वैसे 6 मंथ, मैक्सिमम कितना होता है जी 36 मंथ। हाँ, बट अगर आप सर लेस देन 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बट उस केस में आपका जो डिपॉजिट्स का टाइम पीरियड है मिनिमम टू मिनिमम नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने तो होना चाहिए। और ये जो पैसा आपने अरेंज किया ये किस पर्पस के लिए किया, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए किया। क्लियर, मेरे को सर कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए थी तो मैंने ये डिपॉजिट्स क्या कर लिए, एक्सेप्ट। क्लियर, एंड थर्ड थिंग इज सर ये जो मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए ये टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के एग्रीगेट जो है उसके 10% से एक्सीड नहीं करते, ये उससे डाउन ही है। तो ठीक है सर, तो ठीक है, लेस देन 6 मंथ अगर आप करना भी चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां पे एक बार मैं स्टॉप करता हूं, क्लियर, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो अगले लेक्चर में ही प्रॉपरली मैं कवर अप करूंगा। क्लियर, इन बिटवीन में छोड़ नहीं सकता। सो यहां तक ही अपना आज का टॉपिक एक बार सफिशिएंट है। क्लियर, हमें कोई जल्दी भी नहीं है इस चीज की कि सर हमें टॉपिक जल्दी कंप्लीट करने हैं। क्लियर, आराम से कंप्लीट कीजिए,
उतना उतना कवर अप कीजिए जितना बड़े आराम से आप इसको ले सकें, समझ सकें, प्लस इसको रिटेन कर सकें। द मेन थिंग इज क्लियर, क्योंकि जब तक आप इसको दोबारा इस सुनने के बाद दोबारा एक बार इसकी स्क्रीनिंग नहीं करोगे बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, तो वो आपके लिए सर सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा, एंड सारी कंडीशंस, कंप्लायंसेस, प्रोसीजर जो हमने रीड आउट करे वो सारे सर मिक्सअप हो जाएंगे। तो उनको अलग अलग रखने के लिए, प्रॉपर रिटेन करने के लिए आपको एक सेल्फ स्क्रीनिंग हर लेक्चर से पहले जो पास्ट हो चुका, हालांकि थोड़ी बहुत रिवीजन मैं भी करवा देता हूं लेक्चर के अंदर, तो आपको वो भी एक आदत अच्छी से डालनी पड़ेगी, सो दैट कि बिफोर नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को पहले का लेक्चर क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप डाउट्स अपने जरूर क्लियर करें, चाहे व्हाट्सएप करें या कॉल के थ्रू अपने डाउट्स क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके।